नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका टीचर उज्जवल कश्यप। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे जो है आई डिजायर एजुकेशन। लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे हम लोग पैटर्न अलाउंसेस की, हमने बात की थी कास्टिंग की, शुरुआत की थी हमने और बात की थी हमने पैटर्न अलाउंसेस की। लास्ट लेक्चर में हमारी बातचीत हो रही थी ऑन द डिस्टॉर्शन अलाउंस। ठीक है, अभी एक लास्ट अलाउंस आपकी बच गई है, आइए उसकी डिस्कशन करते हैं। That is shake allowance, shake or wrapping allowance, shake or wrapping allowance. एक छोटी सी डिस्कशन हमने की थी जब हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे थे इस सारे पैटर्न्स में जो अलाउंसेस एडेड होते हैं उनके बारे में। तो हमने ये डिस्कशन की थी कि अगर ये आपका मोल्ड कैविटी है, मोल्डिंग बॉक्स है, और आपने यहाँ एक पैटर्न प्लेस कर रखा है, आपने यहाँ एक पैटर्न प्लेस कर रखा है जिसमें आपने इधर चारों तरफ इन द सराउंडिंग्स एक सैंड मिक्सचर को प्लेस किया है और इसकी रैमिंग की है आपने। ये पार्ट आपका पैटर्न है। पैटर्न हेल्प कर रहा है आपको उस कैविटी को क्रिएट करने में जिसमें आप अपने मोल्टेड मेटल को पोर कर फाइनल कास्टिंग को ऑब्टेन करेंगे। सैंड मिक्सचर को यहाँ प्लेस करके रैमिंग करने के बाद थोड़ी एडहेसिवनेस प्रॉपर्टी आ जाती है ड्यू टू द एडहेसिव एंड ड्यू टू द बाइंडर एंड एडिटिव्स यू मिक्स इन द सैंड मिक्सचर। ये जो एडहेसिवनेस की प्रॉपर्टी है, ये इनका इफेक्ट इस सैंड पार्टिकल और इस पैटर्न के बीच में होता है। ठीक है, अब इस पैटर्न को अगर आप रिमूव करने की कोशिश करते हैं तो रिमूव करने के लिए मान ली इस मोल्डिंग बॉक्स को यहाँ पे फिर से, ठीक है, और ये आपका पैटर्न हो गया। आप इस पैटर्न को शेक करते हैं, आप इस पैटर्न को शेक करते हैं थोड़े इस डायरेक्शन में और थोड़े इस डायरेक्शन में, ताकि यहाँ एक छोटी सी कैविटी क्रिएट हो सके, एक छोटा सा वॉइड क्रिएट हो सके, जिस इनिशियल वॉइड के हेल्प से आप इस पैटर्न को बाहर की ओर प्रोजेक्ट कर पाए। तो ये आप देख पा रहे हैं कि पैटर्न में जो रिमूवल के लिए, पैटर्न के रिमूवल के लिए आपने जो कैविटी क्रिएट की उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए ये अलाउंस आपने प्लेस किया है अपने पैटर्न में, जिसे आप शेक या रैपिंग अलाउंस कह रहे हैं। मतलब पैटर्न को निकालने के लिए जो स्पेस बढ़ रही है, गैप बढ़ रही है, मोल्डिंग कैविटी जो बढ़ रही है, उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए आपने पैटर्न में अलाउंस दिया है। मतलब चूंकि इस अलाउंस की वजह से, इस अलाउंस का काम है उस इंक्रीज्ड डायमेंशन को कॉम्पेंसेट करना। मतलब आप ये समझ पा रहे हैं कि आपकी जो ये अलाउंस है वो एक नेगेटिव अलाउंस है। आपकी जो ये अलाउंस है वो एक नेगेटिव अलाउंस है। अगर ये नेगेटिव अलाउंस होगी तभी ये इंक्रीज्ड स्पेस, इंक्रीज्ड वॉइड को कॉम्पेंसेट कर पाएगी। नेगेटिव अलाउंस कहने से ये मतलब है कि इस अलाउंस की वजह से आपकी जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ योर पैटर्न विल डिक्रीज, और पैटर्न डायमेंशन ऑफ द पैटर्न विल डिक्रीज। तो उम्मीद है ये चीजें क्लियर है आपको। ये आपका लास्ट और शेक और रैपिंग अलाउंस था। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न। अगर एक ब्रीफ हम लोग करने की कोशिश करें कि किस किस के टाइप ऑफ पैटर्न अवेलेबल है, तो आइए छोटी सी डिस्कशन करते हैं। टाइप्स ऑफ पैटर्न, जरूरत क्यों है? जरूरत इसलिए है क्योंकि बहुत सारे जो प्रोडक्ट आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनकी शेप, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी अलग अलग होगी। अगर आपकी शेप एंड साइज बहुत ही सिंपल है और बहुत ही छोटी है
तो आप सिर्फ एक पैटर्न को यूज करके अपने मोल्डिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। आप मोल्ड एंड कोर मेकिंग की प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ सिंगल पीस पैटर्न, द मोस्ट सिंपलेस्ट टाइप ऑफ पैटर्न। बट अगर आपकी शेप एंड साइज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड शेप को क्रिएट करने के लिए पैटर्न की रिक्वायरमेंट होगी वहां वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होगी और उसे सिंगल पीस में माइट भी क्रिएट ना किया जा सके, उस कैविटी को क्रिएट ना किया जा सके। इस वजह से जरूरत आई आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न की, टाइप्स ऑफ पैटर्न की। तो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ पैटर्न जो डिफाइन किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं सिंगल पीस पैटर्न, सिंगल पीस पैटर्न, जिसे बहुत ही सिंपल शेप एंड साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी के लिए यूज किया जाता है। विजिबल होगी, ठीक है, इस पार्ट को डिलीट करते हैं। Used for simple size and shape. अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मान लें कि एक ऐसा शेप है, एक ऐसा पैटर्न है, तो आप इसे बहुत एग्जाम्पल, तो इस शेप को आप बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हैं इनटू सिंगल पीस, इनटू सिंगल पीस। अगर आपकी शेप थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है तो आप यूज करेंगे स्प्लिट पीस पैटर्न, स्प्लिट पीस पैटर्न, where using single piece is difficult. फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें और एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी शेप कुछ ऐसी है, तो ऐसे पैटर्न को एक साइज में सिंगल पार्ट में यूज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इजेक्शन नहीं हो पाएगी। अगर आप इसे प्लेस करके सिंगल पीस में आप प्लेस करके इसकी रैमिंग कर भी देते हैं तो इनकी इजेक्शन नहीं हो पाएगी। तो इनकी इजेक्शन को बेहतर और आसान बनाने के लिए यहाँ पे इन्हें दो पार्ट में बनाया जाता है। ये फर्स्ट पार्ट है अपर एंड सेकेंड पार्ट है, और इनका नाम बेसिकली हम लोग डिफाइन करते हैं बाय द नेम ऑफ स्प्लिट पीस पैटर्न। और यहाँ एक डॉवेल पिन होती है, 2-3 प्लेस पर यहाँ इनकी एक डॉवेल पिन होती है, डॉवेल पिन, जो इनके रिलेटिव साइज को एक दूसरे पे मेंटेन करती है, इनके रिलेटिव पोजीशन को मेंटेन करती है। इसके लिए एक आपकी डॉवेल पिन को इंस्टॉल किया जाता है। तीसरी टाइप ऑफ पैटर्न जो डिफाइन की गई है वो है आपकी लूज पीस पैटर्न। लूज पीस पैटर्न को आप ऐसे शेप एंड साइज के लिए यूज करते हैं, लूज
पीस पैटर्न। लूज पीस पैटर्न को आप ऐसे शेप एंड साइज के लिए यूज करते हैं जहां एक पीस में बनाना उसे पॉसिबल ही नहीं है। फॉर कॉम्प्लेक्स शेप्स, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक कास्टिंग करनी है जिसकी शेप कुछ ऐसी है, जिसकी शेप कुछ ऐसी है, टी है और यहाँ एक ब्लॉक अटैच्ड है, तो ऐसे पैटर्न्स को आप सिंगल पीस में बना ही नहीं पाएंगे। अगर आपने पैटर्न बना लिया तो आप इसकी हेल्प से अपने मोल्डिंग बॉक्स में प्लेस करके मोल्डिंग सॉइल डाल करके उस कैविटी को क्रिएट कर ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे में ये पार्ट आपका वन पार्ट होता है और ये दूसरा पार्ट होता है जो कि आपका लूज पीस में होता है, जिसे यहाँ प्लेस करके फाइनली आप मोल्डिंग करते हैं। ठीक है, तो ऐसे पैटर्न को आप डिफाइन करते हैं अंडर द हेडिंग ऑफ लूज पीस पैटर्न। अगर नेक्स्ट पैटर्न की बात करें तो एक पैटर्न डिफाइन की गई है जिसे गेटेड पैटर्न कहते हैं। गेटेड पैटर्न की जरूरत क्यों पड़ी? अब देखिए, जब आपने देखा था कास्टिंग के डिफरेंट स्टेप्स को, वहां एक दूसरी स्टेप आई थी मोल्ड एंड कोर मेकिंग की। इस मोल्ड एंड कोर मेकिंग के प्लेस पे स्टेप में हम लोग गेटिंग को डिजाइन करते हैं और गेटिंग को बनाते हैं। ठीक है, बट अब ये जो गेटिंग सिस्टम बनाने की प्रोसीड्योर है, ये थोड़ी लेबोरियस है, थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग है और थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी है। बट अगर आपके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट आ गई जिनकी प्रोडक्शन आपको मास प्रोडक्शन करनी है, ठीक है, तो हर पैटर्न को यूज करके उतनी गेटिंग को बनाने में बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। इसके लिए पैटर्न के साथ ही ऐसे गेटिंग सिस्टम को अटैच करके डिजाइन कर दिया जाता है, ताकि आपने पूरी की पूरी गेटेड पैटर्न को प्लेस किया, रैमिंग की, रिमूव किया और पोरिंग करने के बाद आपकी काम फिनिश हो गई। ठीक है, आपने फाइनल प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर लिया। फॉर मास प्रोडक्शन इस गेटेड पैटर्न को ऑफन यूज किया जाता है। अगर बात करें गेटेड पैटर्न की, तो देखिए इसका एग्जांपल, अगर ये आपकी फाइनल कास्टिंग है, जस्ट वी आर कंसिडरिंग अ सिंपल शेप फॉर आवर प्रोडक्ट, तो कुछ ऐसी आएगी आपकी गेटेड प्रोडक्ट। ये आपका एग्जांपल हो गया ऑफ अ गेटेड पैटर्न। ये गेटिंग सिस्टम की डिजाइन ऐसी क्यों है, क्या है, ये हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब मोल्ड एंड कोर मेकिंग का पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। वो फुली यहाँ तक चीजें आपको क्लियर है। ये आपका गेटेड पैटर्न का एक एग्जांपल हो गया। इसे डालेंगे, प्लेस करेंगे, मोल्डिंग करेंगे और आपकी गेटिंग सिस्टम के साथ आपकी फाइनल प्रोडक्ट, आपकी फाइनल मोल्ड रेडी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो एक पैटर्न डिफाइन की गई है, कोप एंड ड्रैग पैटर्न। कोप एंड ड्रैग पैटर्न बेसिकली अगर शेप एंड साइज थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो, अगर शेप एंड साइज थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो और साइज थोड़ी बड़ी हो, तो माइट बी की जरूरत पड़े कि आप अपने पैटर्न को 2 शेप में बनाएं या 3 शेप में बनाएं। मतलब अगर शेप एंड साइज, लार्ज साइज एंड कॉम्प्लेक्स कास्टिंग,
लार्ज साइज की अगर कॉम्प्लेक्स कास्टिंग है आपकी तो आप यूज कर सकते हैं कोप एंड ड्रैग पैटर्न। अगर साइज थोड़ी ज्यादा है तो तीसरा पार्ट तीसरा पार्ट इंट्रोड्यूस करते हैं और तीसरे पार्ट को हम कहते हैं कि ये आपका चिप का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर साइज थोड़ी बड़ी है तो अपर पार्ट कोप हो गया, लोअर पार्ट आपका ड्रैग हो गया और मिडिल पार्ट जो है उसे चिप कहते हैं, चिप पैटर्न। ठीक है, तो ऐसी कास्टिंग्स के लिए में यूज किया जाता है जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है और शेप एंड साइज इसकी थोड़ी बड़ी होती है। मान लीजिए कि ऐसी कोई कास्टिंग है जो आपको करनी है और जो साइज में थोड़ी बड़ी है और थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, तो ऐसी कास्टिंग्स के लिए हम लोग यूज करेंगे पैटर्न, कोप एंड ड्रैग पैटर्न। इसी सीरीज में एक पैटर्न डिफाइन की गई है मैच प्लेट पैटर्न, मैच प्लेट पैटर्न। मैच प्लेट पैटर्न की अगर एग्जांपल की बात करें तो बीच में एक प्लेट होती है जिसे हम लोग मैच प्लेट कहते हैं और इसके लोअर और अपर एंड पे कास्टिंग की दो पार्ट्स होती है जिन्हें अरेंज किया जाता है। यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट क्लैंप्स होते हैं जिसे आप डबल पिन भी कह सकते हैं, जो इनके रिलेटिव पोजीशन को मेंटेन करते हैं। तो ये आपका मैच प्लेट है और रिलेटिवली इसे भी बड़ी कास्टिंग और थोड़ी कॉम्प्लेक्स कास्टिंग के लिए यूज करते हैं। एक पैटर्न डिफाइन किया गया है जो स्वीप पैटर्न, स्वीप पैटर्न। बेसिकली स्वीप पैटर्न एक 2 डायमेंशनल पैटर्न होती है। स्वीप पैटर्न एक 2 डायमेंशनल पैटर्न होती है जिसकी रोटेशन से आप 3 डायमेंशनल कैविटी को क्रिएट करते हैं। अगर मान लें कि एक फॉर एग्जांपल यही कंसीडर कर रहे हैं, अगर एक पैटर्न है, अगर एक कैविटी आपको क्रिएट करनी है जिसकी साइज कुछ ऐसी हो, सिमेट्रिक अबाउट द एक्सिस, और अगर टॉप व्यू की बात करें तो ये अगर मान लें कि ऐसी हो सर्कुलर, ठीक है, तो इस कैविटी को क्रिएट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं एक स्वीप पैटर्न जिसकी शेप कुछ ऐसी होगी। 2D स्वीप पैटर्न, 2D स्वीप पैटर्न। होपफुली ये क्लियर है। ये सिमेट्रिक होने की वजह से इस प्लेस पे रख के जब आप रोटेट करेंगे तो ये डिजायर्ड कैविटी आपको ऑब्टेन हो जाएगी। उम्मीद है यहाँ तक चीजें क्लियर है। तो ये हुई आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न। इसमें एक और पॉइंट है, एक और पैटर्न है जिसे हम लोग डिफाइन करते हैं बाय द नेम ऑफ फेलो बोर्ड पैटर्न, फेलो बोर्ड पैटर्न। अगर कोई पैटर्न जो आपने बनाया वो थोड़ी वीक है तो उस वीक पैटर्न के हेल्प से पैटर्न में मोल्डिंग करने के लिए, अगर कोई पैटर्न आपने बनाया है जो थोड़ी कम डायमेंशन की है और थोड़ी वीक है तो एक फेलो बोर्ड आप यूज करते हैं ताकि इस फेलो बोर्ड के हेल्प से आप अपनी मोल्डिंग को कंप्लीट कर सकें। तो मान लें ये आपकी एक पैटर्न है,
ये हैश्ड पार्ट जो है वो आपकी पैटर्न है, चूंकि ये काफी कम डायमेंशन की है। तो जब आप मोल्डिंग स्ट्रैंड को प्लेस करके अपने मोल्ड एंड पोर मेकिंग के पार्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे तो एक पॉसिबिलिटी होगी कि इस पैटर्न में डिस्टॉर्शन हो जाए, ये डैमेज हो जाए, डिस्टॉर्ट हो जाए। तो यहाँ इस चीज को यूज करने के लिए हम यूज करते हैं एक फैलो बोर्ड, जिसकी हेल्प से आप अपने पैटर्न को सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे पैटर्न्स को जहां हम लोग फेलो बोर्ड के हेल्प से पैटर्न को यूज करके मोल्ड एंड पोर मेकिंग के पार्ट को कंप्लीट करते हैं, वैसे पैटर्न को हम लोग ये कहेंगे कि ये फेलो बोर्ड पैटर्न का टाइप है। उम्मीद है चीजें क्लियर है। यहाँ तक हो गई आपकी टाइप्स ऑफ पैटर्न। एक छोटी सी टॉपिक और बच गई है। टॉपिक बच गई है आपके पैटर्न मटेरियल की। अगर बात करें हम लोग पैटर्न मटेरियल की, तो कौन कौन सी मटेरियल यूज की जा सकती है फॉर पैटर्न मटेरियल की। अगर बात करें पैटर्न मटेरियल की, तो पहली टाइप ऑफ पैटर्न जो बहुत कॉमनली यूज होती है वो है आपकी वुड। बहुत कॉमनली यूज होती है। अगर कुछ और टाइप ऑफ पैटर्न मटेरियल की बात करें, कुछ और पैटर्न मटेरियल्स की बात करें, तो मास प्रोडक्शन के लिए हम लोग मेटालिक मेटल्स को भी एज अ पैटर्न मटेरियल यूज करते हैं। अब इस पर थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे आगे। कुछ और मटेरियल्स की अगर बात करें तो प्लास्टिक की भी पैटर्न कुछ केसेस में हम लोग यूज करते हैं। प्लास्टिक्स, अगर मेटल्स की बात करें तो आयरन की, एल्यूमिनियम की, ब्रास की हम लोग यूज करते हैं, एक्सेट्रा हम लोग एज ए पैटर्न मटेरियल यूज करते हैं। अगर प्लास्टिक की बात करें तो पॉलीस्ट्रीन, पीवीसी, इपॉक्सी रेसिन, पॉलीस्ट्रीन, पीवीसी, इपॉक्सी रेसिन एक्सेट्रा, इस तरीके की पैटर्न्स मटेरियल को हम लोग यूज करते हैं। अगर बात करें कुछ और ब्रॉडर सेंस में प्रोसेस की, तो हम लोग वैक्स को भी एज ए पैटर्न मटेरियल यूज करते हैं फॉर द इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस पढ़ेंगे हम लोग। कास्टिंग का एक पार्ट है। अगर फर्दर बात करें तो एक प्रोसेस है जहां हम लोग HG मरकरी को भी एज ए पैटर्न मटेरियल यूज करते हैं, और इस मेथड का नाम है मरकस कास्टिंग प्रोसेस। बात करेंगे हम लोग, ठीक है। अगर वुड की चर्चा करें तो हम लोग कुछ जो कॉमन वुड हैं आपके जो इजीली अवेलेबल है उन्हें यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग पैटर्न। तो ये आपके कुछ पैटर्न मटेरियल्स हो गए। उम्मीद है यहाँ तक चीजें आपको क्लियर है। अगले हेडिंग में, अगले सेक्शन में हम लोग बात करेंगे फॉर डिजाइनिंग ऑफ कोड। एक छोटी सी चीज और रह गई, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो काइंडली ले लें। देखिए एक छोटी सी पॉइंट है, डबल श्रिंकेज अलायंस। अब ये बेसिकली है क्या, ये समझिए। अगर आप किसी चीज की कास्टिंग कर रहे हैं, आपके पास कोई प्रोडक्ट है जिसकी आपको मास प्रोडक्शन करनी है आपको किसी प्रोडक्ट की, आप अगर यूज करेंगे
आप अगर यूज करेंगे वुड की पैटर्न, तो आप जानते हैं कि वुड में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है कि ये बहुत जल्दी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है और डैमेज हो जाती है बहुत जल्दी। ठीक है, मतलब आप एक ऐसे पैटर्न मटेरियल को यूज करने की कोशिश करेंगे जिसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है। यहाँ यूज करते हैं हम लोग फॉर मास्क पैटर्न वी यूज मेटालिक पैटर्न्स। ठीक है, अब एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। एक एग्जांपल जहां आपको एक प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करनी है जिसकी प्रोडक्ट की लेंथ है 100 mm, ये स्टील की है, मास प्रोडक्शन करनी है आपको, वॉट एवर द डायमेंशन शेप एंड साइजेस, आपको मास प्रोडक्शन करनी है इस प्रोडक्ट की। मास प्रोडक्शन करने के लिए आप एक दूसरी पैटर्न बनाएंगे, मेटालिक पैटर्न यूज करेंगे। आप एक मेटालिक पैटर्न यूज करेंगे और इस मेटालिक पैटर्न को डिजाइन करने के लिए आप इस मेटालिक पैटर्न को इस तरीके से डिजाइन करेंगे कि स्टील में जो श्रिंकेज होगी वो कॉम्पेंसेट ये मेटालिक पैटर्न करेगा। मतलब अगर इसकी लेंथ 100 mm है तो आप ये कह सकते हैं कि इसकी लेंथ 102 mm होगी टू कॉम्पेंसेट द श्रिंकेज इन केस ऑफ स्टील। फाइनल प्रोडक्ट में कास्टिंग के लिए जो श्रिंकेज होगी उनको कॉम्पेंसेट करने के लिए एक अलाउंस आप ऐड करेंगे यहाँ, एक अलाउंस ऐड करेंगे यहाँ, और ये हो गई आपकी फर्स्ट अलाउंस, फर्स्ट श्रिंकेज अलाउंस। ठीक है, बट इस मेटालिक पैटर्न को बनाने के लिए मान लें कि आपने अल्युमिनियम से ये मेटालिक पैटर्न को प्रिपेयर किया है। ठीक है, इस अल्युमिनियम की मेटालिक पैटर्न को क्रिएट करने के लिए आप यूज करेंगे एक वुडन पैटर्न, जिसके हेल्प से आप अपने अल्युमिनियम के पैटर्न को कास्ट करेंगे। ठीक है, ये हो गई आपकी वुडन पैटर्न, ये हो गई आपकी वुडन पैटर्न। ठीक है, तो अल्युमिनियम की कास्टिंग के दौरान जो श्रिंकेज ऑब्टेन होगी अल्युमिनियम के शेप को 102 mm कंसीडर करने के लिए मान लिया जाए कि आपने इस 102 mm के फाइनल लेंथ को ऑब्टेन करने के लिए वुडन पैटर्न में एक और श्रिंकेज अलाउंस कंसीडर किया था, और आपने कंसीडर किया था 102 mm के फाइनल पीस को ऑब्टेन करने के लिए वुडन पीस की वैल्यू 104.5 mm, मतलब आपने ऐड किया था एक सेकेंड श्रिंकेज अलाउंस फॉर द वुडन पैटर्न, सेकेंड श्रिंकेज अलाउंस for the wooden pattern to obtain the aluminum metallic pattern which you will be using in the production of your steel product। तो ये केस हो गई आपके सेकेंड डबल श्रिंकेज अलाउंस की। और अगर बात करें कि इसे कब आप कंसीडर करते हैं, तो इसे आप कंसीडर करेंगे तब जब आपको किसी भी प्रोडक्ट को बनाना होगा फॉर मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्ट में किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए आप एक मेटालिक पैटर्न बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी पैटर्न कम डैमेज हो। और इसी मेटालिक पैटर्न को ऑफन हम लोग ये भी कहते हैं कि ये एक मास्टर पैटर्न है, मास्टर पैटर्न है, ये एक मास्टर पैटर्न है। इस मास्टर पैटर्न को बनाने के लिए आपने यूज किया था एक वुडन पैटर्न, और वहां भी आपने एक श्रिंकेज अलाउंस कंसीडर किया था। तो टोटली अगर बात करें तो इस प्रोडक्ट
स्टील के इस प्रोडक्ट को यूज बनाने के लिए आपने टू टाइम्स आपने श्रिंकेज अलाउंस को कंसिडर किया है, तो यही केस है आपके डबल श्रिंकेज अलाउंस का। उम्मीद है चीजें आपको क्लियर होंगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मेल कर सकते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।